रहेगा दोस्तों वो रहेगा इफ्ला। बात करेंगे दोस्तों इफ्ला क्या है, इफ्ला की स्थापना कब हुई, साथ ही इफ्ला का पूरा नाम क्या है, कब इसके नाम में परिवर्तन किया गया। ये छोटी छोटी बातें सारी आज की वीडियो में अपन क्या करेंगे, शामिल करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन लेंगे दोस्तों इफ्ला का पूरा नाम क्या है। तो इफ्ला का पूरा नाम जो है दोस्तों वो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन क्या है, इसका पूरा नाम है दोस्तों। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, इंस्टीट्यूशन से भी प्रश्न आ सकता है कि ये जो इंस्टीट्यूशन जो शब्द है ये इसके साथ में कब जोड़ा गया, साथ ही इसकी स्थापना कब हुई। अब तक जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उन एग्ज़ाम में अगर दोस्तों बात करें तो अभी तक इसका जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो यही पूछा जा रहा है कि इफ्ला की स्थापना कब हुई है। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न तो यहीं से बन जाएगा। तो आप थोड़ा सा भी भली भांति इसको देख लेंगे तो आराम से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो अपन तो वही बात करेंगे दोस्तों जो एग्ज़ाम में आ रही है। हालांकि इसके लिए आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इसकी प्रस्तावना कब रखी गई, यानी इसकी रूपरेखा कब तैयार की गई, बाद में इसको कब क्रियान्वित किया गया और किसके परिणाम स्वरूप इसकी स्थापना हुई, वो सारी बातें ना करके अपन सबसे पहले सीधी बात करेंगे। देखो पहले तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी स्थापना, इसकी क्या करेंगे, स्थापना की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना हुई थी 30 सितंबर सन 1927 को। 30 सितंबर सन 1927 को इसकी क्या हो गई थी, स्थापना हो गई थी। बात करें दोस्तों इसकी स्थापना कहाँ हुई, तो इसकी स्थापना जो है वो हुई स्कॉटलैंड में इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। यानी एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में इसकी क्या की गई भाई, इसकी स्थापना की गई। यानी कहने मतलब सबसे पहले स्थापना इसकी हुई तो वो 30 सितंबर सन 1927 को एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। अब देखो स्थापना तो इसकी यहाँ हुई, लेकिन अगर बात कर ले कि वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वो भी आपको याद रखना है दोस्तों। इसका वर्तमान में मुख्यालय की बात करें तो ये वर्तमान में इसका मुख्यालय है वो है द हेग नीदरलैंड में। नीदरलैंड में इसका क्या है भाई, मुख्यालय है। द हेग नीदरलैंड में इसका क्या है, मुख्यालय है। अब दोस्तों यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि इसका मुख्यालय जो है वो नीदरलैंड में कब स्थापित किया गया, या साथ ही इसमें दो छोटी छोटी बातें हैं वो भी इसमें क्या की जा सकती हैं, शामिल की जा सकती हैं। यानी सबसे पहले तो बात यही करनी, देखो इसकी स्थापना तो इसकी हुई एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में। स्थापना तो कब हुई भाई, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में इसकी स्थापना। लेकिन बात करें दोस्तों इसकी स्थापना के अलावा वर्तमान में इसके मुख्यालय का स्थानांतरण कब किया गया, तो वो भी आपको याद रखना है। इसके मुख्यालय के स्थानांतरण की अगर बात करें तो आपको वो भी याद रखना है इसके मुख्यालय का स्थानांतरण। यानी स्थापना तो एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया सन 1971 में। यानी 1971 में इसका मुख्यालय जो है वो स्कॉटलैंड यानी एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से स्थानांतरित करके द हेग नीदरलैंड में क्या कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया। साथ ही देखो यहाँ एक शब्द जुड़ा हुआ है, नाम है इंस्टीट्यूशन, उसकी भी बात याद रखनी है आपको। स्थापना तो इसकी 1927 में, लेकिन बात करें इसके साथ इंस्टीट्यूशन शब्द कब जोड़ा गया, तो वो भी आप याद रखिएगा। इसके साथ इंस्टीट्यूशन शब्द जो है वो इसके साथ जोड़ा गया सन 1976 में। यानी इफ्ला के साथ में सर्वप्रथम और इंस्टीट्यूशन शब्द की बात करें तो वो सन 1976 में जोड़ा गया। और बात करें इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, तो स्थापना की गई एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में, और मुख्यालय इसका वर्तमान में कहाँ है, तो वो है द हेग नीदरलैंड में। कब स्थानांतरित किया गया, तो सन 1971 में। इंस्टीट्यूशन कब जोड़ा गया, तो सन 1976 में। यानी 1976 में इंस्टीट्यूशन जोड़ा गया और स्थानांतरण कब किया गया, 1971 में। देखो यहाँ से बहुत सारी बातें आएंगी दोस्तों। ये इफ्ला जो है इसे एक अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय महासंघ कहा जा सकता है। इसे एक अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय महासंघ भी गया है, इसे कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है, तो उसकी भी अपन यहाँ चर्चा कर लेते हैं। आप यूँ समझो, देखो इसके लगभग 150 देशों में
150 देशों में, यानी 150 देशों में इसके लगभग 1600 संघ सदस्य, 1600 संघ सदस्य जो है वो वर्तमान में संपूर्ण विश्व में क्या है, इसके हैं। यानी ये समझो 150 देशों में लगभग 1600 के आसपास इसके क्या हैं, संघ सदस्य हैं। और इसको क्या कहा जा सकता है, इसको अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय महासंघ कहने का कारण इसे यही है कि 150 देशों में क्या है, इतने सारे इसके क्या हैं, सदस्य हैं। साथ ही अगर बात करें दोस्तों इसका भारत भी सदस्य बना क्या, तो आपको याद रखना है भारत भी इसका सदस्य बना। कब बना, तो आपको याद रखना है सबसे पहले तो ILA बोले तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के रूप में सन 1957 में, यानी भारतीय पुस्तकालय संघ के रूप में, मतलब ILA के रूप में अगर बात करें दोस्तों तो ILA के रूप में सन 1957 में भारत भी इस संघ का क्या बन गया था, इसका सदस्य बन गया था। यानी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय महासंघ इफ्ला में बात करें तो 150 देशों में 1600 संघ सदस्य। भारत कब बना, तो सन 1957 में। यानी कहने का मतलब इफ्ला जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय महासंघ है, जिसका इस संस्था का अगर बनाने का अगर कोई मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो आप यूँ समझो इसका मुख्य उद्देश्य खाली यही था, पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं, पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं को बढ़ाने, पुस्तकालय सूचना सेवाओं को बढ़ाने। साथ ही अगर बात करें तो पुस्तकालय जो संघ है पुस्तकालय संघों से सहयोग करने, पुस्तकालय संघों को सहयोग करने। और बात करें दोस्तों तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकों का निर्धारण करने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकों का निर्धारण करने के लिए किसकी स्थापना की गई थी भाई, बात याद रखनी दोस्तों, इफ्ला की स्थापना की गई थी। बात करेंगे दोस्तों इफ्ला के द्वारा कौन कौन सी गतिविधियां और कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको वर्तमान में इफ्ला के द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो अपन सबसे पहले याद रखेंगे, देखो इफ्ला के द्वारा संचालित गतिविधियां या फिर कार्यक्रम, इफ्ला के द्वारा संचालित कार्यक्रम। और बात करेंगे दोस्तों कार्यक्रमों की, कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो इफ्ला के द्वारा संचालित किए जाते हैं या वर्तमान में इफ्ला के द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। तो अपन देखो सबसे पहले नंबर लगा के लिखेंगे। सबसे पहले बात करें दोस्तों तो वो कार्यक्रम है UBC, वो कार्यक्रम है क्या भाई, UBC। बात करें दोस्तों UBC की, तो UBC है क्या, इसके अलावा अपन बात करेंगे और कार्यक्रमों की। तो सबसे पहले UBC कर लेते हैं। तो UBC की बात करें दोस्तों तो ये है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल, ये सबसे पहला कार्यक्रम है दोस्तों। किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो इफ्ला के द्वारा। कब संचालित किया गया, तो आप याद रखेंगे ये कार्यक्रम इफ्ला के द्वारा सबसे पहली बार सन 1974 में क्या था, शुरू किया गया था। अब देखो यहाँ से 1974 का विवरण आया दोस्तों, तो 1974 से आप ये भी याद रखेंगे, देखो 1974 से सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे पहले तो UBC और उसके बाद में आपको याद रखना है ISBD, उसके बाद में आपको याद रखना है क्या भाई, ISBD। अब देखो यहाँ भी बात कर लेते हैं ISBD का पूरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन इसका क्या है, पूरा नाम है। बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन इसका क्या है भाई, पूरा नाम है। और बात करें तो यहाँ भी दो चीजें हैं, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन तो है ही है, यहाँ भी दो चीजें हैं। देखो दो चीजें कौन सी, तो आप सबसे पहले याद रखोगे एक तो आएगा, सबसे पहला विवरण तो यहाँ आ जाएगा, यानी दो है तो दो को देखो आप इस तरीके से याद रखोगे, एक और दो। यानी सबसे पहले अगर यहाँ बात करो ISBD, तो ISBD में एक तो आ जाएगा ISBD में एक तो आ जाएगा M और दूसरा आ जाएगा ISBD G। अब देखो दोनों की बात कर लेते हैं। M की बात करें तो M को आप ले लेना पहले, यानी पहले आ गया 1971, और G की बात करें तो G आ गया 1974। तो 1974 से दो चीजें याद हो जाएंगी, एक तो UBC याद हो जाएगा और एक क्या याद हो जाएगा, ISBD याद हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों इसके आगे तीसरी महत्वपूर्ण बात करेंगे, वो है UAP, वो है कार्यक्रम UAP। और UAP की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले तो इसका पूरा नाम याद कर लेते हैं।
इसका भी पूरा नाम की बात करें दोस्तों तो इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल, सबसे पहले बात करें यूनिवर्सल एविबिलिटी, यूनिवर्सल एविबिलिटी, एविबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, एविबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, एविबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, ये यूएपी का पूरा नाम है। और बात करें दोस्तों ये कब जारी करता है इफ्ला, तो ये भी आप याद रखिएगा सन 1982 में क्या है इस कार्यक्रम को ये जारी करता है। यानी 1982 में इफ्ला के द्वारा क्या जारी की जाती है, इफ्ला के द्वारा आपको याद रखना है यूएपी यानी यूनिवर्सल एबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो दो कार्यक्रम हो गए समान, एक है यूबीसी और दूसरा क्या है दोस्तों यूएपी। दोनों कौन जारी करता है, तो दोनों का आपको नाम याद रखना है, दोनों का जो जारी करने का कार्य है वो इफ्ला के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात याद रखनी है दोस्तों, यहां से एक नाम आएगा सिस्टर लाइब्रेरीज, सिस्टर लाइब्रेरीज की अवधारणा, सिस्टर लाइब्रेरीज की अवधारणा विश्व में सबसे पहली बार कौन प्रस्तुत करता है, तो आपको याद रखना है सिस्टर लाइब्रेरीज की अवधारणा विश्व में सबसे पहली बार इफ्ला के द्वारा ही क्या की जाती है, प्रस्तुत की जाती है। दोस्तों बात करेंगे सिस्टर लाइब्रेरीज की, तो ये है क्या मूलतः, तो आप ये समझो कि ये सिस्टर लाइब्रेरी जो है ये लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग, लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग को क्या करती है, लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग को क्या करती है, लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग को बढ़ावा देने का कार्य करती है। यानी बहीन पुस्तकालय क्या है, तो आप ये समझ लो संसाधन सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्या किया गया है, इसका निर्माण किया गया है। किसका निर्माण किया गया है, तो दोस्तों आपको याद रखना है सिस्टर लाइब्रेरीज। बात करेंगे दोस्तों इसका पांचवा महत्वपूर्ण पड़ाव या पांचवा महत्वपूर्ण कार्यक्रम, तो जो हर बार एग्जाम में आ रहा है, इस बार जो कैंसिल हुआ उसमें भी आया था, याद रखना आईसीसीपी। सबसे पहले तो दोस्तों आईसीसीपी का पूरा नाम पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है आईसीसीपी का पूरा नाम जो है वो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स, कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स इसका क्या है, कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स इसका पूरा नाम है, कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स इसका क्या है भाई, इसका पूरा नाम है, कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स इसका क्या है, पूरा नाम है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों ये कौन सा कार्यक्रम है या इसको क्या नाम दिया गया है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों इसका नाम, पहली बात तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स, साथ ही आप याद रखेंगे इसको पेरिस सिद्धांत के नाम से भी क्या है जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, पेरिस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कहाँ आयोजित हुआ, कब आयोजित हुआ, तो याद रखेंगे सन 1961 में आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित होता है, तो आपको याद रखना है ये पेरिस फ्रांस में क्या है आयोजित होता है। बात करेंगे दोस्तों ये जो कार्यक्रम है ये किस से संबंधित था, तो वो भी आप याद रखिएगा ये सूचीकरण से संबंधित था। ये किससे संबंधित था, सूचीकरण से संबंधित था। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि इस कार्यक्रम में सूचीकरण से संबंधित कुल कितने सिद्धांत जो थे वो प्रस्तुत किए गए थे, और इन सिद्धांतों के आधार पर ही आपको याद रखना है दोस्तों AACR फर्स्ट का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था, जो कि सूचीकरण के क्षेत्र में क्या माना जाता है, एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। बात करेंगे दोस्तों इसके आगे की, तो आप यहां से आगे 6 नंबर में आप याद रखेंगे FRBR को, FRBR को KVS एग्जाम 2018 में पूछा गया है दोस्तों कि FRBR का पूरा नाम क्या है, तो सबसे पहले तो FRBR का पूरा नाम कर देते हैं। इसका पूरा नाम जो है दोस्तों वो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन ऑफ बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड्स क्या है, बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड्स इसका क्या है भाई पूरा नाम है। यानी FRBR क्या है, तो ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड्स कौन जारी करता है, तो इफ्ला जारी करता है। और साथ ही देखो बात करें इफ्ला के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, तो आपको याद रखना है इफ्ला के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो सन 1995 में क्या थी, इसको इफ्ला के द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों यहां भी अगर कोई सहयोग की बात करें तो आपको एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, व्यक्ति का नाम है केजी शोर, व्यक्ति का नाम है केजी शोर। केजी शोर जो थे वो इस कार्यक्रम में क्या रहे हैं भाई, सहयोग करता रहे हैं। तो इफ्ला के 6 महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो गए हैं दोस्तों। 6 के अलावा 1-2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम और है, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो अपन इसका पढ़ाव आगे का बिंदु शामिल कर लेते हैं दोस्तों। एक पन्ने पे शामिल नहीं हो रहा तो बात करेंगे दूसरा, आगे इसके 1-2 कार्यक्रम और हैं। तो कार्यक्रम नंबर 7 की भी अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों।
कार्यक्रम नंबर 7 की अपन यहाँ चर्चा करेंगे। तो 7 में भी आप याद रखिएगा, 7 में आप ले लीजिएगा FRBR के बाद में ले लीजिएगा यूनिमार्क को, FRBR के बाद में आप ले लीजिएगा यूनिमार्क, और यूनिमार्क के अलावा अगर आप लेना चाहो तो दोस्तों यूनिमार्क के अलावा एक कार्यक्रम रह जाएगा इसका इफ्ला का UDT। और बात करें तो सूचना पुनर्प्राप्ति का कार्यक्रम भी अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। दोस्तों UGC नेट के अकॉर्डिंग बहुत सारे वीडियो आपके लिए बना रखे हैं, उम्मीद करूंगा कि कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में आपके लिए ये सारे मैं बोर्ड पे बता सकूं। जैसे यहाँ मैंने मेडलर्स के लिए कुछ एक प्रोजेक्ट तैयार किया था कि मेडलर्स क्या है क्या, लेकिन अभी अपन ने कच्चा चिट्टा शुरू कर दी है, तो कच्चा चिट्टा के माध्यम से आपको और अच्छा मटेरियल देने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो बात करेंगे दोस्तों यूनिमार्क की एक है क्या, सबसे पहले तो यूनिमार्क इफ्ला का कार्यक्रम है। यूनिमार्क किसका कार्यक्रम है, इफ्ला का। बात करें दोस्तों इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम की अगर बात करें दोस्तों तो ये है यूनिवर्सल मशीन रीडेबल कैटलॉग, यूनिवर्सल मशीन रीडेबल कैटलॉग इसका क्या है, रीडेबल कैटलॉग इसका पूरा नाम है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों इसकी अवधारणा कब प्रस्तुत की गई, पूर्णतया विकास कब हुआ, तो आप सबसे पहले तो याद रखेंगे इसकी अवधारणा जो है, इसकी अवधारणा मतलब इसका जो कंसेप्ट है वो तो इसका क्लियर हो गया था सन 1977 में ही, यानी 1977 में ही हो गया था। लेकिन बात करें इसका प्रकाशन या इसका पब्लिकेशन जो है, पब्लिश करने का जो काम है वो इसका सन 2003 में किया गया। सन 2003 में क्या हो पाया, इसका प्रकाशन कार्य जो है वो संपन्न हो पाया। साथ ही बात करेंगे दोस्तों UDT क्या होता है, तो UDT की भी बात करेंगे। ये क्या है, तो सबसे पहले तो इसका पूरा नाम ले लेते हैं। इसके पूरे नाम की अगर बात करें दोस्तों तो ये है यूनिवर्सल डेटा फ्लो कम्युनिकेशन, यूनिवर्सल डेटा फ्लो कम्युनिकेशन, यानी यहाँ पर कम्युनिकेशन के साथ एक नाम और जोड़ना है दोस्तों, ये टेली कम्युनिकेशन है, यानी यूनिवर्सल डेटा फ्लो टेली कम्युनिकेशन इसका पूरा नाम है। और बात करेंगे इसकी अवधारणा या कौन प्रस्तुत करता है, कब प्रस्तुत की जाती है, तो वो भी आप याद रखेंगे इफ्ला के द्वारा। बात करें दोस्तों इसकी अवधारणा, तो इफ्ला के द्वारा सन 1981 में UDT यानी यूनिवर्सल डेटा फ्लो टेलीकम्युनिकेशन की अवधारणा क्या की जाती है, प्रस्तुत की जाती है। साथ ही अगर बात करें दोस्तों तो सूचना पुनर्प्राप्ति के क्षेत्र में, सूचना पुनर्प्राप्ति के क्षेत्र में सन 1977 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इफ्ला के द्वारा क्या दिया जाता है भाई, जोर दिया जाता है। दोस्तों इफ्ला का महत्वपूर्ण रोल है, आप ये समझो कि इफ्ला कोई साधारण सा संघ नहीं है। ये इसकी बात करें दोस्तों तो इसका बहुत बड़ा और इसका क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक इसका क्या है, एक लेवल है। तो इफ्ला से प्रश्न आने की संभावना भी रहेगी। साथ ही यहाँ से 2-4 छोटी छोटी बात और कर लेते हैं दोस्तों। इसमें बात करेंगे इफ्ला के प्रकाशन की, तो इफ्ला के प्रकाशन को और आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों इफ्ला के प्रकाशन, तो यहाँ पर अपन 3 महत्वपूर्ण प्रकाशन लेंगे। 3 महत्वपूर्ण प्रकाशनों में ले तो पहला तो है इफ्ला जनरल्स, और बात करें दोस्तों तो इफ्ला के अलावा दूसरा अपन ले लेंगे इफ्ला डायरेक्टरी, और तीसरा अपन लेंगे दोस्तों तो वो हो जाएगा इफ्ला एनुअल क्या है, इसका तीसरा प्रकाशन है। जनरल्स की बात करें दोस्तों तो इसकी आवृत्ति है त्रैमासिक, इसकी आवृत्ति है क्या भाई, त्रैमासिक। और बात करें दोस्तों इसके डायरेक्टरी की, तो डायरेक्टरी की जो आवृत्ति है वो है अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली। और बात करें दोस्तों इसके अलावा एनुअल की, तो एनुअल की जो है वो है क्या भाई, वार्षिक। साथ ही दोस्तों यहाँ से 2-3 महत्वपूर्ण और प्रश्न बनेंगे, 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ पर इफ्ला का वर्तमान अध्यक्ष तो कौन है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। एक महिला है जो इफ्ला की क्या है, वर्तमान अध्यक्ष है, यानी एक महिला है जो इफ्ला की क्या है, अध्यक्षा है, वर्तमान अध्यक्ष है, और है क्या भाई, महिला है। तो आप इसको आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। मैं 2-3 आपको हिंट दे देता हूं। इसमें इनके नाम के आगे मैकेंजी लिखा हुआ है,
या मैकेंजी लिखा हुआ है तो ऐसा आप याद रखेंगे, पहले का शुरुआत का नाम आपको बताना है, यानी इफ्ला की वर्तमान अध्यक्ष तो कौन है। साथ ही अपन यहाँ पर बात कर लेंगे दोस्तों कि इफ्ला का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो उसका जिक्र जो है वो अपन यहाँ पर क्या है कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है इफ्ला का प्रथम अध्यक्ष, और साथ ही अगर बात करें दोस्तों इफ्ला का वर्तमान अध्यक्ष, ये दोनों नाम आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। तो दोस्तों याद करेंगे अपन यहाँ से सबसे पहले तो प्रथम अध्यक्ष की, तो प्रथम अध्यक्ष तो इसके जो थे वो थे आइजक कुलीजन। प्रथम अध्यक्ष जो थे दोस्तों वो तो थे आइजक कुलीजन। आइजक कुलीजन इसके क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे। और बात याद रखनी है दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष की, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं एक और नाम लिखूंगा, यहाँ एक नाम लिखा रहेगा गेराल्ड लेटनर। गेराल्ड लेटनर नाम का एक व्यक्ति है, तो गेराल्ड लेटनर से भी आप याद रखेंगे, गेराल्ड लेटनर। और गेराल्ड लेटनर की अगर बात करें दोस्तों तो आपको याद रखना है ये वर्तमान में इसके क्या है, जनरल सेक्रेटरी हैं। जनरल सेक्रेटरी पद पर क्या है, कार्यरत हैं। जनरल सेक्रेटरी कौन है, तो आपको याद रखना है दोस्तों इसके जनरल सेक्रेटरी जो है वो कौन है भाई, जनरल सेक्रेटरी जो है वो इफ्ला के जनरल सेक्रेटरी हैं वो गेराल्ड लेटनर, और प्रथम अध्यक्ष है वो थे आइजक कुलीजन। और साथ ही बात करें दोस्तों तो इसकी वर्तमान अध्यक्षा जो है वो महिला है, और महिला अध्यक्षा कब से कब तक रही हैं इसका विवरण आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों छोटा सा विवरण है, एक बार दो बार आप पूरा पढ़ लेंगे तो आराम से क्या जाएगा, आपको याद हो जाएगा। कोशिश यही है कि आपको कम टाइम में अधिक बातें सिखाएं और अधिक बातें सिखाएं, इसीलिए इसको थोड़ा सा अपन क्या करेंगे आने वाले दिनों में बढ़ावा देंगे। साथ ही यूजीसी नेट के जो टॉपिक्स हैं उनको भी डालने की कोशिश करेंगे। एक बोर्ड थोड़े दिनों में व्यवस्था हो जाएगी बोर्ड की, तो बोर्ड के बाद तुरंत आपको बोर्ड के माध्यम से भी खूब सारी स्टडी कराएंगे। अभी जिस प्रकार से आपको पढ़ाया जा रहा है वैसे पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना से खुद को बचाइए और देश को बचाइए। एक नई वीडियो के साथ में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।